जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 177 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों के किस तरह के क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं और अभी किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं, कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग सबसे पहले इस क्लास को देख लेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ। अरे भाई, एग्जाम हॉल में जाने से पहले मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, एग्जाम देने के बाद नहीं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अनसब्सक्राइब मार के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस एग्जाम तक आप लोग सब्सक्राइब किए रहिए, फिर उसके बाद अपना काम निकल जाएगा, उसके बाद अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। चलिए, इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे आज की मोटिवेशन के साथ। इस आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। क्या दोस्तों, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। तो हम लोगों को किस्मत की बातें नहीं करनी है, हम लोगों को अपने मेहनत पे भरोसा है, हम लोग अपने मेहनत की बातें करेंगे और जरूर हम लोग इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा भाई, तो हम लोगों को पढ़ाई करना होगा। तो चलिए, अब देर क्यों करते हैं, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्या दिया, ध्यान से सभी बहनें पढ़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चन 1 दिया है बहन कि किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है भाई? तो किस गैस की वजह से होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जिस भी बहन को क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट कर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2। सभी बहनें अपना स्कोर काउंट करते चलेंगी। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर आ रहा है बहन, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। क्वेश्चन 2 दिया है, पढ़िए। ओजोन स्तर सूर्य से को रोकती है। तो किसको रोकती है? यहाँ पे डॉट 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 दिया है, तो किसको रोकती है? क्या रोशनी को, या यूवी विकिरण को, इंफ्रारेड विकिरण को, या यूवी और इंफ्रारेड विकिरण दोनों को? तो किसको रोकती है भाई? ओजोन स्तर सूर्य से किसको रोकती है, बताइए जल्दी से। दूसरे नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह रोकती है यूवी विकिरण को। किसको? यूवी विकिरण को। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। संक्रमित दूध के कारण, खाली स्थान यहाँ पे दिया है, रोग हो सकता है। तो कौन सा रोग हो सकता है भाई? क्या एंथ्रेक्स हो सकता है, या जठर शोथ हो सकता है, या वात ज्वर हो सकता है, या तुटिंडिका तुडिंका शोथ? तो कौन सा रोग हो सकता है? संक्रमित दूध के कारण रोग हो सकता है। तो कौन सा रोग हो सकता है? तो यह हो सकता है एंथ्रेक्स। कौन सा रोग हो सकता है? एंथ्रेक्स। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, क्या पूछा है कि पानी के खारेपन को खाली स्थान दिया है, मिलाकर दूर किया जा सकता है। तो क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? क्या पोटेशियम परमैंगनेट को, या क्लोरीनी को, या ब्लीचिंग को, या वॉशिंग सोडा को? तो किसको मिलाकर के दूर किया जा सकता है भाई? पानी के खारेपन को खाली स्थान मिलाकर दूर किया जा सकता है। तो वॉशिंग सोडा को, किसको? वॉशिंग सोडा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है ना? कौन सा ये रोग है जो कि यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है? क्या क्षय रोग, या एड्स, या टेटेनस, या पीलिया? तो कौन सा रोग है जो भाई यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है? तो सभी बहनों को आ रहा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर बी होगा, एड्स। एड्स जो रोग है यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, क्या दिया है? मनुष्य कण की श्रव्य सीमा के बीच है। तो कितने श्रव्य सीमा के बीच है? क्या 20,000, 20 से लेकर के 2,000 हर्ज, या 5 से लेकर के 50 से लेकर के 5,000 हर्ज, या 20 से लेकर के 20,000, या 2 लाख से लेकर के 20,000 तक? कितना रे? 200 से लेकर के 20,000 तक। बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को समय मैं दे देता हूं 15 सेकेंड का, जल्द से जल्द सभी बानी कमेंट कर दें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? छठवें नंबर का भाई सभी बहने कमेंट करें। छठवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, 20 से लेकर के 20,000 हर्ज होगा ना। मनुष्य कण की श्रव्य सीमा के बीच होती है, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ज के बीच होती है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रमस्तिष्कीय मलेरिया खाली स्थान के कारण होता है, तो किसके कारण होता है भाई? प्लोज्मोडियम फाल्सिपेरम के कारण होता है, या प्लोज्मोडियम मलेरियल के कारण होता है, या ऑप्शन सी दिया है प्लाज्मोडियम ओवेल के कारण होता है, या प्लोजोमोडियम वाइवैक्स के कारण होता है? तो प्रमस्तिष्कीय मलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है? तो प्रमस्तिष्कीय मलेरिया जो होता है वो प्लोज्मोडियम फाल्सिपेरम के कारण होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है मोहन? 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ा जाए। पूछा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि जन्म के 1 मिनट बाद में और गैर आवश्यक है तो 5 मिनट के बाद बच्चे के स्वास्थ्य का संख्यात्मक दृष्टि मूल्यांकन और रिकॉर्डिंग करने की पद्धति का मानकीकरण करने का एक साधन है। तो कौन सा एक साधन है? एलडीची एलडीची स्कोरिंग है, या अपमार स्कोरिंग है, या बस्टन स्कोरिंग है, या सिलोरमैन स्कोरिंग है? तो कौन सा इसमें स्कोरिंग है भाई? 8वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें 8वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। सामान्य भ्रूण की हृदय ध्वनि खाली स्थान दिया है यहाँ पे प्रति मिनट होती है। तो सामान्य भ्रूण का पूछ रहा है, ये भ्रूण का पूछा है ना, इसको बताना है। भ्रूण के बारे में आप लोगों को बताना है। सामान्य भ्रूण की हृदय ध्वनि प्रति मिनट होती है, तो क्या 120 से 140 प्रति मिनट, 110 से 130 प्रति मिनट, या 90 से 100 प्रति मिनट, या 100 से 120 प्रति मिनट? तो कितनी होती है भाई? 9वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 9वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 से 140 प्रति मिनट होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए क्या पूछा है कि प्रथम गर्भावस्था में प्रसव का पहला चरण घंटे तक चलता है। तो कितने घंटे तक चलता है? क्या 2 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, या 11 घंटे? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम गर्भावस्था में प्रसव का पहला चरण घंटे तक चलता है, तो कितने घंटे तक चलता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 11 घंटे तक चलता है। कितने घंटे तक चलता है? 11 घंटे तक। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, क्या पूछा है? एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को क्या कहा जाता है? बताइए। एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को क्या कहा जाता है? क्या हाइपरमेसिस कहा जाता है, या
हाइड्रामिनोज कहा जाता है, या ऑलिगोहाइड्रामिनोज कहा जाता है, या ऑलिगुरिया कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को क्या कहा जाता है? तो एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को कहा जाता है, बताइए, इसको कहा जाता है ऑलिगोहाइड्रामिनोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑलिगोहाइड्रामिनोज। हमारा राइट आंसर होगा वन, ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अपने स्कोर को काउंट करते चलिए, जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते भी चलिए, ठीक ना। अच्छा, क्यूनी प्लेट्स में कितने बच्चे होते हैं? क्यूनी प्लेट्स में कितने बच्चे होते हैं? क्या 4, 6, 5 और 7? तो कितने बच्चे होते हैं भाई, बताइए। क्यूनी प्लेट्स में कितने बच्चे होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं? तो कितने बच्चे होते हैं भाई? इसमें कितने बच्चे होते हैं? 5 बच्चे होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहुत बहता हुआ खून और बड़ा बड़ा और दलदली गर्भाशय के संकेत हैं। क्या प्रतिधारिता गर्भनाल, या प्रसवोत्तर रक्तस्राव, या चिपका हुआ नाल, या गर्भाशय का टूटना? राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर का? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सोच समझ के लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 को सोच समझ के लगाइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी और विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, रश्मि सोम जी, चंद्रकला देवी जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? चंद्रकला देवी जी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? अब तो आपका स्कोर सही जा रहे हैं, क्यों नहीं बताती थी? अब तो आज आपका देखें हम कल शाम वाली क्लास में देखिए चंद्रकला देवी जी बहन, आप तो बताने का आपका तरीका तो सही है, सारे क्वेश्चन का आंसर सही सही बता रही हैं चंद्रकला देवी जी। तो क्यों नहीं बताती थी? क्यों नहीं बताती थी बहन? आप ऐसा गलती क्यों करती थी बताइए? आप इतनी अच्छी हैं पढ़ने में, फिर भी आप ऐसी गलतियां कर रही थी, बताइए। इतने कहने के बाद तो आप जाके बताना शुरू की कि नहीं सर हम भी हैं कुछ ना। क्या बात है भाई? अच्छे अच्छे लोग जो चुपचाप पड़े हुए हैं कि नहीं सर हम कुछ नहीं बताएंगे, बस सिर्फ चुपचाप पढ़ेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी बहनों को बताना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आए उस आंसर का कमेंट करना है क्वेश्चन का। ये सब सारे काम आप लोगों को करना है, इससे आप ही लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बहन 13 नंबर का? तो इसमें 13 नंबर का पूछा क्या है कि प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय के संकेत हैं। तो प्रसव उत्तर रक्तस्राव के संकेत हैं। किसके संकेत है? प्रसव उत्तर रक्तस्राव के संकेत है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। अधिकांश जैव रासायनिक घटकों की गणना के लिए रुधिर संग्रहण का उचित समय क्या खाली पेट, भोजन के बाद, भोजन के तुरंत बाद, या एक उत्तेजक देने के बाद? हमारा राइट आंसर क्या होगा? अधिकांश जैव रासायनिक घटकों की गणना के लिए रुधिर संग्रहण का उचित समय है। तो रुधिर संग्रहण का उचित समय क्या है? तो इसमें उचित समय जो होगा तो खाली पेट का होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि एक वयस्क का सामान्य रुधिर दाब होता है। तो एक वयस्क का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? क्या सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80, सिस्टोलिक 130 या डायस्टोलिक 90, सिस्टोलिक 80 या डायस्टोलिक 120, सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 150? अब इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करके। संगीता पटेल जी, क्वेश्चन आप लोगों को बहन याद आ रहा होगा। शांति वाजपेयी जी, आप भी बताई थी क्या मैं कभी आप लोगों से डिस्टोलिक और डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बारे में बताया हूँ? कभी मैं आप लोगों को बताया हूँ? अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो इस क्वेश्चन को कर दीजिए, तो उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को भाई। संगीता पटेल जी और शांति वाजपेयी जी दोनों लोग थी क्लास में, सीमा देवी जी भी थी और विभा जी भी थी। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बहन का, इसमें से गलत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को। मैं आप लोगों को बताया हूँ सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है, आप लोग की थी और बताई भी थी हमको। यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए बहन, सोच समझ के लगाइए इस क्वेश्चन को, उड़ा दीजिए हवा में। क्वेश्चन क्या पूछा है? एक वयस्क का सामान्य रुधिर दाब होता है, तो एक वयस्क का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? तो सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। क्या ये बात सत्य है? राइट है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग फिर दोबारा से हमको कमेंट कीजिए। शांति कौन है भाई? शांति वाजपेयी जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, विभा जी, चंद्रकला देवी जी, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या है? इसको कमेंट करके हमको बताइए।
फिर दोबारा से बताइए, बिना देखे बताइएगा, सर्च वर्च कुछ नहीं करना है, बिना देखे बताना है, ईमानदारी पूर्वक सभी बहनें बताएंगी। मैं कमेंट देखूंगा आप लोगों का, ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों का कमेंट नहीं देखता हूँ। एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लोगों से तो बातें नहीं करना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, मैराथन क्लास में हम लोग की मैराथन क्लास चल रही है भाई ना। तो हम लोग की मैराथन तो 1 से 1.5 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है? 1 से 1.5 घंटे की हम लोग मैराथन करते हैं। लेकिन कुछ लोग करते हैं कितने, कहीं आप लोग देखेंगी तो आप लोगों को 2 से 3 घंटे का मैराथन मिलेगा। वही 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 से 3 घंटे आप लोगों को मिलेगा। लेकिन हम लोग 1 से 1.5 घंटे में करते हैं। लेकिन करना क्या है आप लोगों को बहन, उनको शांति वाजपेयी जी, शांति वाजपेयी जी बहन, ठीक ना, शांति वाजपेयी जी, शांति वाजपेयी जी बहन, जैसे आप पहले क्वेश्चन का आंसर बताती थी उसका, जैसे मान लीजिए कि रुधिर पीएच की सामान्य रेंज है, तो रुधिर पीएच की सामान्य रेंज कितनी है? मैं होमवर्क में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुका हूँ। क्या 7.35 से लेकर के 7.45, या 7.47 से लेकर 5.7 तक, या 8.0 से लेकर 8.2 तक, या 7.11 से लेकर 7.22 तक? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16 का, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, 7.35 से लेकर 7.45 तक होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। तो शांति वाजपेयी जी बहन, आप क्या करती थी कि 16 नंबर क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप बताती थी कि सर 16 नंबर क्वेश्चन का होगा 7.35 से लेकर के 7.45 तक। तो आपको ऐसे ही बताना है। मैं बहन जो बताया हूँ आप तो इस तरह से बता रही हैं। आप बताएंगे क्या कि 16 का हो जाएगा सर ए। लेकिन इस तरह से मैं किसको बताया हूँ बहन? जो बहुत समझ लीजिए कि जो खूब लापरवाह जिसको है उसको मैं बताया हूँ ना। आप लापरवाह हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं इतना काम, तो इतना ही कर दीजिए। लेकिन आप तो लापरवाही में आपकी गिनती मैं नहीं करता हूँ, आपको तो अच्छे बहनों में मैं गिनती करता हूँ। तो आप तो ऐसी गलती मत कीजिए। अब आज का मैं कमेंट आपका देखा, शाम को कमेंट देखा है आपका, तो आप ऐसे बता रहे थे कि 16 का ये होगा सर, 17 का बी होगा मान लीजिए सर, और सर मान लीजिए 15 का सर ए होगा। इस तरह से आप बताई थी। लेकिन आपको इस तरह से नहीं बताना है। आपको जैसे आप पहले बताती थी कि सर 16 का 7.35 से लेकर 7.45 है, इस तरह से बताएंगी, आपका पूरा नॉलेज बढ़ेगा बहन। इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। आपका नॉलेज के बढ़ने के कारण मैं बता रहा हूँ कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको याद रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा, पूरा विधिवत आपको याद रहेगा ना। तो इस तरह से कीजिए। सिर्फ ए डालेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। ए का आंसर पूरा ए लिखेंगे जब तक आप, तब तक आपको पूरा ब्रेन में आपके सेव होता जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। गलती दोबारा नहीं हो चाहिए। कमेंट में देखूंगा, अगर ऐसे नहीं आया होगा तो कान पकड़ के तुरंत मोबाइल से निकल करके आपके तुरंत आपको मारूंगा, और कान उन दिमाग वाग सब आपका दुरुस्त हो जाएगा। ठीक, हाँ। तो ये बात गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए आपसे। ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन करके नहीं आना चाहिए कमेंट। आपका आएगा कमेंट तो ऐसे लिख करके आएगा, पूरा विधिवत जो इसका आंसर होगा वो आंसर लिख कर आप भेजेंगी। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। एक आदर्श गर्भ निरोधक को होना चाहिए, एक आदर्श गर्भ निरोधक को होना चाहिए, तो क्या उपयोग में सुलभ दोनों, ए देखिए आप क्या दिया, प्रतिवर्ती, ऑप्शन सी दिया दोनों, ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी दिया लैंगिक वासना को बढ़ाने वाला। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक को होना चाहिए। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक को कैसा होना चाहिए भाई? तो एक आदर्श गर्भ निरोधक को जो होना चाहिए, उपयोग में सुलभ होना चाहिए, प्रतिवर्ती होना चाहिए। तो दो ऑप्शन जब यहाँ पे सही हो रहे हैं, ए और कौन सा? बी। तो यहाँ पे क्या दिया है? सी दिया है। ए तथा बी दोनों दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी ना। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या दिया है। एनाटॉमिकल व फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग ऑफ डक्ट्स क्यूनोसिस किस उम्र में होता है? एनाटॉमिकल व फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग ऑफ डक्ट्स क्यूनोसिस किस उम्र में होता है? तो किस उम्र में होता है? क्या एनाटॉमिकल क्लोजिंग जन्म के 7 दिन बाद व फिजियोलॉजिकल जन्म के 5 दिन बाद होता है? ऑप्शन बी दिया एनाटॉमिकल क्लोजिंग जन्म के 5 मिनट बाद व फिजियोलॉजिकल जन्म के 7 दिन बाद होता है। एनाटॉमिकल क्लोजिंग जन्म के 10 दिन बाद व फिजियोलॉजिकल जन्म के 5 दिन बाद। ऑप्शन डी दिया है एनाटॉमिकल क्लोजिंग जन्म के 7 दिन बाद व फिजियोलॉजिकल जन्म के 10 मिनट बाद। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी और राहुल विश्वकर्मा, नीरज देवी जी, रश्मि सोम जी। आपका कमेंट नहीं आ रहा है बहन, आप क्लास में एब्सेंट हो रही है क्या?
18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो 18 नंबर का तो पहले ही वाला सही होगा ना। एनाटॉमिकल क्लोजिंग जन्म के 7 दिन बाद व फिजियोलॉजिकल जन्म के 5 मिनट बाद होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलिए। जिस भी बहन का क्वेश्चन गलत हो रहा है घबराए ना, परेशान ना हो, दोबारा से आप लोग उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, देरी से दांतों का आना लक्षण है, तो किसका लक्षण है भाई? मंगोलिज्म का लक्षण है, मीलिया का लक्षण है, क्रिटिनिज्म का लक्षण है, या कुपोषण का लक्षण है? तो देरी से दांतों का आना लक्षण किसका है? तो देरी से दांतों का आना जो लक्षण है भाई, तो क्रिटिनिज्म का है। किसका है? क्रिटिनिज्म। तो क्रिटिनिज्म क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी दिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अगर आप लोग बताइएगा बहन ना, मैं डेली आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों को परेशानी तो नहीं होती? थोड़ा हम लोग फास्ट चलते हैं ना, थोड़ा फास्ट चलते हैं, तो इससे आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होती है? अगर दिक्कत होगी बहन तो बताइएगा कि नहीं सर दिक्कतें हो रही है, समझ में आने में परेशानी हो रही है। तो हम लोग स्लो में थोड़ा चलेंगे ना, थोड़ा स्लो चलेंगे तो दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अगर दिक्कतें हो रही होगी तो हम लोग फास्ट चलते हैं, थोड़ा स्लो कर देंगे। लेकिन बहन इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों के पास बहुत ही सीमित समय है, इसलिए हम लोग को बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग टच करने की कोशिश करेंगे ना। उतने समय आप लोग दोबारा से इसको रिवीजन भी कर लेंगे। इसको 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ने की क्या जरूरत है क्लास को? जो हम लोग 1 से 1.5 घंटे, 1 घंटे 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में पढ़ ले रहे हैं, उसको 3 घंटे में पढ़ने की क्या मतलब है? तो उतना ही क्वेश्चन का आंसर जानेंगे 3 घंटे में, उतना ही क्वेश्चन का आंसर जानेंगे 1.5 घंटे में। तो हम लोग 1.5 घंटे वाला मेथड हमको अच्छा लग रहा है। आप लोगों का क्या है? आप लोगों को ये अच्छा लगता है कि नहीं सर ये ठीक है, इस ऐसे ही हम लोग की स्पीड ठीक है सर? तो ठीक रहेगा। अगर नहीं ठीक रहेगा तो बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा भाई। डेली नई नई बहनें हमारे क्लास में जुड़ती जा रही हैं, तो किसी भी बहन को दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं हमको। बच्चों के दांतों के विकास में सही कथन है, तो सही कथन क्या है? क्या नवजात बच्चे में पहला दांत लोअर सेंट्रल इंसीजर है? बच्चे में पहला दांत 4 से 6 माह की आयु में आता है। बच्चों में दूध के दांत का संख्या 20 होती है। और उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? 20 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है बहन? कि बच्चों के दांत के विकास के सही कथन है। तो विकास के सही कथन क्या है? ऑप्शन ए दिया है, नवजात बच्चे में पहला दांत लोअर सेंट्रल इंसीजर है, बिल्कुल सही है। बच्चे में पहला दांत 4 से 6 माह की आयु में आता है, बिल्कुल सही है। बच्चों में दूध के दांत की संख्या 20 होती है, जी बिल्कुल 20 होती है। राइट आंसर हो जाएगा जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। बच्चे के विकास में मील के पत्थर प्राप्त करने के संबंध में सही कथन पहचानिए। तो इसमें सही कथन क्या है बताइए? क्या 15 माह की आयु में दौड़ते दिखना, 1 वर्ष की आयु में अर्थपूर्ण 2 शब्द बोलना, ऑप्शन सी दिया 3 माह की आयु में माता को पहचानना, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। 21 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। बच्चे के विकास में मील के पत्थर प्राप्त करने के संबंध में सही कथन पहचानिए। तो सही कथन इसमें पहचानना है ना। ऑप्शन ए दिया है बहन कि 15 माह की आयु में दौड़ते दिखना, सही है। 1 वर्ष की आयु में अर्थपूर्ण 2 शब्द बोलना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 सी दिया है, 3 माह की आयु में माता को पहचानना, जी बिल्कुल सही है। 3 माह की आयु में बच्चा माता को पहचानने लगता है। जब तीनों ऑप्शन बहन यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हुआ कि नहीं सही हुआ? उपरोक्त सभी वाला बिल्कुल सही हुआ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। वृद्धि हार्मोन में कमी का क्या कारण है? तो वृद्धि हार्मोन में कमी का क्या कारण है भाई? क्या एपीफाइसिस के जोड़ में देरी, अनुपातिक बौनापन, एक्रोमेगली, ऑप्शन डी दिया मानसिक अवरुद्धता। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें कि वृद्धि हार्मोन में कमी का क्या कारण है। तो वृद्धि हार्मोन में जो कमी का कारण है बहन, वो क्या है? अनुपातिक बौनापन है। क्या है? अनुपातिक बौनापन। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा वाल्व बाएं आलिंद में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है ना? कौन सा वाल्व बाएं आलिंद में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है? तो क्या महाधमनी वाल्व, फुफ्फुसी वाल्व, त्रिकपर्दी वाल्व, या मिट्रल वाल्व? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें जल्दी से जल्दी भाई, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा 23 नंबर का? तो 23वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
क्या होगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि मिट्यूअल वाल्व होगा ना, क्या हो जाएगा मिट्यूअल वाल्व, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 24। बुखार, सिर दर्द और ग्रीवा पक्ष में कठोरता किसमें देखे जाने वाले लक्षण हैं, तो किसमें देखे जाने वाले लक्षण, क्या पार्किंसन रोग में, या अल्जाइमर रोग में, या मेनिगोमाइलोसिस में, या मेनिंजाइटिस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। बुखार, सिर दर्द व ग्रीवापक्ष में कठोरता किसमें देखे जाने वाले लक्षण है, तो किसमें देखे जाने वाले लक्षण है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये देखे जाने वाले हैं मेनिंजाइटिस में, किसमें, मेनिंजाइटिस में। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता है, तो कौन है भाई, क्या बी है, ओ है, ए है, या ए बी है। राइट आंसर क्या होगा, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता है, तो कौन है सर्वात्रिक दाता भाई, 25वें नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पे कौन होगा, सर्वात्रिक दाता के रूप में किसको हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से पढ़िएगा संगीता पटेल जी, गलत हो सकता है। एक रोगी जिसका अभी अभी गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया है, उसे पोस्टेनेसिथिया चिकित्सा इकाई से गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में स्थानांतरित किया है। आईसीयू में नर्स को मूत्र आउटपुट की निगरानी प्रत्येक में करनी चाहिए, क्या प्रत्येक निगरानी कितने समय में करनी चाहिए, पूछ रहा है एक क्वेश्चन, 2 घंटे में, 15 मिनट में, 10 घंटे में, या 3 घंटे में। राइट आंसर क्या होगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा, एक रोगी जिसका अभी अभी गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया है, उससे पोस्ट एनेस्थीसिया चिकित्सा इकाई से गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में स्थानांतरित किया गया है, मानी कि उसको आईसीयू में रखा गया है। तो आईसीयू में नर्स को मूत्र आउटपुट की निगरानी, यानी उसका जो मूत्र है निकल रहा है, तो कितने उसकी आउटपुट कितना हो रहा है, उसकी निगरानी प्रत्येक कितने समय पर करना चाहिए, पूछने का मतलब यही है क्वेश्चन का। तो कितने समय पर करना चाहिए भाई, क्या 2 घंटे पे, 15 मिनट पे, 10 घंटे पे, या 3 घंटे पे। राइट आंसर क्या होगा, सोच समझ के कीजिएगा भाई, गलत नहीं होना चाहिए 26 नंबर क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाई, राइट आंसर क्या होगा, देखिए 2 घंटे तो ज्यादा हो जाएगा, इसका निगरानी जो करना चाहिए, तो 26 नंबर का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे 15 मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 मिनट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। शुद्ध और पीने योग्य पानी कहलाता है, क्या नॉन नोटेबल जल, या आशुत जल, या पोर्टेबल जल, या दूषित जल। तो शुद्ध और पीने योग्य पानी कहलाता है, तो शुद्ध और पीने योग्य पानी कौन सा कहलाता है भाई 27 नंबर का, तो कौन सा कहलाता है, तो पोर्टेबल जल कहलाता है ना, कौन सा कहलाता है, पोर्टेबल जल। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए। गंभीर अतिसारीय ना रोग को रोकने में कौन सा अधिक उपयुक्त है, गंभीर अतिसारी रोग को रोकने में कौन सा अधिक उपयुक्त है, तो कौन सा अधिक उपयुक्त है भाई, क्या अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, अच्छी खाद्य स्वच्छता बनाए रखना, अच्छी पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखना, या ये सभी। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। आप लोग तो ऑप्शन को देख करके लगा सकती है ना, क्या इसमें हो सकता है, बताइए जल्दी से बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, चंद्रकला देवी जी बहन, चंद्रकला देवी जी उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, तो चंद्रकला देवी जी बहन, विभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, और कौन है भाई, नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, सहीना परवीन, पूनम जी, आरती देवी जी, मनोज कुमार, रश्मि सोम जी बताएं, रूपा विश्वकर्मा जी बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी बहन आप कमेंट कीजिए। तो गंभीर अतिसारी रोग को रोकने में कौन सा अधिक उपयुक्त है, तो कौन सा अधिक उपयुक्त है ना, तो अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना बिल्कुल सही है, अच्छी खाद्य स्वच्छता बनाए रखना ये भी सही है, अच्छी पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखना ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं बहन, तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, ए सभी दिया है, तो ये सभी सही हुआ। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भाई 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, और 28 मिनट भी हम लोग को हो गया है लमसम। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 29 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हृदय स्थित होता है क्या क्रेनियल कैविटी में, या थेरोसिक कैविटी, या एब्डोमिनियल कैविटी, या फेल्विक में। राइट आंसर क्या होगा, हृदय स्थित होता है, तो हृदय कहाँ स्थित होता है भाई 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो थेरेसिक कैविटी, क्या हो जाएगा यहाँ पे थेरेसिक कैविटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए। हृदय का पेसमेकर कहलाता है, बताइए। तो हृदय का पेसमेकर क्या कहलाता है? क्या SA नोड कहलाता है, AV नोड कहलाता है, बंडल ऑफ हीज कहलाता है, या पुरकिंजी फाइबर? राइट आंसर क्या होगा, बताइए। यहाँ पर हृदय का पेसमेकर कहलाता है तो क्या कहलाता है भाई? 30वें नंबर का, तो यहाँ पे कहलाएगा SA नोड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। एंजाइनोपेक्टिरियोसिस ना, एंजाइनोपेक्टिरियोसिस में ECG में क्या बदलाव आता है? तो क्या बदलाव आता है? क्या PR इंटरवेल बढ़ना, या ORS कॉम्प्लेक्स वाइड होना, या ST सिगमेंट एलिवेशन, या सामान्यतः कोई बदलाव नहीं होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। इंजाइना पेटोरिक्स ना, पेटोरिक्स में ECG में क्या बदलाव आता है? तो ECG में क्या बदलाव आता है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें तो हमको लग रहा है कि ST सिगमेंट एलिवेशन होगा ना, ST सिगमेंट एलिवेशन। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। बहुत थोड़ा तेजी में चलिए, बहुत पीछे हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। गर्भनाल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक अन्य पद है, तो कौन है? जरायु है, आम्फलोन है, या रज्जू है, या उल्ब है? गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी क्वेश्चन को उड़ा दीजिए हवा में। शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विभा जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, हृदय पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव। क्वेश्चन का 32 नंबर का सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए भाई, गलत नहीं होना चाहिए। बहन उड़ा दीजिए क्वेश्चन को हवा में। मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझाया हूँ, कराया हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। गर्भनाल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक अन्य पद है, तो कौन सा एक अन्य पद है भाई? 32 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें। तो इसमें कौन सा है बताइए जल्दी से, जल्द से जल्द आप लोगों को तो अब तक कमेंट कर देना चाहिए भाई। 32 नंबर का राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अम्फालोन हो जाएगा, अम्फेलोन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? अम्फेलोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। प्रसव उत्तर काल में लोकियों के लिए पद का इस्तेमाल गलत है, तो लोकियों के लिए पद का इस्तेमाल गलत है। मैं कराया हूं इस क्वेश्चन को। लोकिया रुब्रा, या लोकिया सेरोसा, लोकिया वेनोसा, या लोकिया अल्बा? राइट आंसर क्या होगा? मैं कभी क्वेश्चन को इसको कराया हूं, मुझे याद आ रहा है, जो कि लाल करके सफेद करके इस तरह से करके मैं आप लोग को बताया था। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रसव उत्तर काल में लोकियों के लिए पद का इस्तेमाल गलत है। गलत पूछा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। गलत शब्द दे दिया है तो ध्यान से पढ़ के बताइए। 33 नंबर का राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकियो वेनोसा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? लोकियो वेनोसा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी। चंद्रकला देवी जी बहन आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं बहन, आपके कमेंट की वजह से मैं देख करके बता रहा हूँ कि आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। आप खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके बहन उतना मेहनत कीजिए। रात को आप रात मत समझिए, दिन को दिन मत समझिए, पूरी ताकत लगा दीजिए अपनी। ये जितनी आपके पास ताकत है एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहन, उतनी ताकत लगा दीजिए और इस एग्जाम को क्रैक कर लीजिए, पूरी लाइफ आपकी बदल जाएगी। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्लास को अटेंड कीजिए बहन। मैं डेली आप लोगों को 200 क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी आप लोगों के पीछे लगा ही हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह से, कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी तरह से टच करके, सारों 38 टॉपिक को मैं टच करके आप लोगों को क्वेश्चन दे दूँ। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवीजन कीजिए बहन, जितना हो सके उतना रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहन। डेली अपनी बहनों को मैं बता रहा हूँ कि बहन जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। सुबह शाम की क्लास को अटेंड करते रहिए, टाइम मिले तो इसको दोबारा से रिवीजन कीजिए, ठीक ना। जितना हो सके उतना आप लोग अब रिवीजन कीजिए, ठीक ना। मेरे क्लास में आप लोगों को नहीं पढ़ना है बहन, जहां आप लोगों को अच्छा लगे, जहां आप लोगों को उचित लगे वहां पढ़िए, लेकिन रिवीजन करते रहिएगा। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहूंगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को कर दीजिए। मृत्यु प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के खाली स्थान सप्ताह के बाद किया जाता है, तो कितने सप्ताह के? 28, 30, 20 या 36? राइट आंसर क्या होगा? मृत्यु प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के सप्ताह के बाद किया जाता है। क्या 28, 20, 30 या 36? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 28 सप्ताह। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िए। जब पश्च का कपाल का वह रिगत भाग
संवर्धन प्यूबिस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के संकुचन के बीच में नहीं रहता है तो इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सिर का विस्तार, सिर का क्राउनिंग, सिर का वाय आवर्तन या सिर का प्रत्यास्थापन। राइट आंसर क्या होगा? 35 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, सिर का क्राउनिंग होगा ना। क्या हो जाएगा? सिर का क्राउनिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। जब पश्च कपाल का बहिर्गत भाग संवर्धन प्यूबिस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के संकुचन के बीच में नहीं रहता है तो इसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसको सिर क्राउनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिर क्राउनिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। गर्भावस्था की परिपक्वता कब मानी जाती है? क्या 40 सप्ताह के बाद, 41 सप्ताह के बाद, 42 सप्ताह के बाद या 43 सप्ताह के बाद? तो गर्भावस्था की परिपक्वता कब मानी जाती है? तुरंत रट लीजिए, दिमाग में एकदम जितना बोल रहा हूं उतना सेव होना चाहिए आप लोगों के। उसके बाद ये नहीं कि 13 बार आप लोग पढ़ें, 13 बार पढ़ने के लिए आप लोग हैं। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, पीछे से आप लोग पढ़ती आई हैं और इसको पढ़ते चलिए भाई। एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। पूरा ब्रेन, पूरा दिमाग सब कुछ खोल करके बैठे रहिए, ठीक ना। जितना बोला जा रहा है उतना बस सुनते चलिए और जो क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं उसको बताते चलिए, ठीक ना। बताइए क्या होगा इसमें? गर्भावस्था की परिपक्वता कब मानी जाती है? बताइए क्या क्वेश्चन हार्ड है? अरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 सप्ताह के बाद मानी जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मैं कमेंट देखूंगा इनमें से कौन प्रीलैम्पसिया का संकेत नहीं है। नहीं पूछा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या पायरेक्सिया या प्रोटीन्यूरिया या उच्च रक्तदाब या सोफ? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। इनमें से कौन प्रीलैम्पसिया का संकेत नहीं है ना? इनमें से कौन प्रीलैम्पसिया का संकेत नहीं है? तो प्रीलैम्पसिया का संकेत कौन सा नहीं है भाई? जब नहीं पूछा है तो पायरेक्सिया संकेत नहीं है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 38। सामान्य गर्भाशय का वजन ग्राम होता है, तो कितना ग्राम होता है? क्वेश्चन आप लोग किए हैं, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। यही पूछेगा कि सामान्य गर्भाशय का वजन कितना होता है, इस तरह से पूछेगा। या यहाँ पे पूछ दिया कि सामान्य गर्भाशय का वजन खाली स्थान ग्राम होता है, तो कितना ग्राम होता है? क्या 60 ग्राम या 80 ग्राम, 90 ग्राम, 50 ग्राम? सोच समझ के लगाइएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए लगाएंगी आप लोग की ऑप्शन नंबर डी लगाएंगी? सोच समझ के इसमें लगाइएगा। संगीता पटेल जी बहन गलत नहीं होना चाहिए, शांति वाजपेयी जी गलत नहीं होना चाहिए, सीमा देवी जी गलत हो गया। सीमा देवी जी ना, तो आपको बता रहे हैं आपको, अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत किया मैं कमेंट देखूंगा आपका। अगर 38 नंबर क्वेश्चन का सीमा देवी जी बहन और कौन है चंद्रकला देवी जी बहन, अगर आप लोगों ने गलत किया ना तो आप लोगों का तो कान में काट लूंगा भाई, और फिर कान आप लोगों का जामेगा नहीं बहन, समझ लीजिए आप लोग। इसको गलत आप लोग को करना ही नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन, अगर आप लोग गलत करेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। 60 ग्राम होता है। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 39। वृक्ष प्रस्तुति में कितनी अस्थियां देखी जाती हैं? क्या 2, 6, 4, 8? कितनी अस्थियां देखी जाती हैं भाई? वृक्ष प्रस्तुति में कितनी अस्थियां देखी जाती हैं? क्या 2, 4, 6, 8? कितनी देखी जाती है? 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखी जाती है 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 40 पर ये 37 मिनट हम लोग के हो गए हैं। जल्द से जल्द इसकी क्लास को खत्म कर देना। ओफैलाइटिस नवजात बच्चे में का संक्रमण है, तो किसका संक्रमण है? क्या ग्रसनी का, गर्भनाल का, आंखों का या काल का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम्फलाइटिस नवजात बच्चों में संक्रमण है, तो किसका संक्रमण होता है भाई? 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे? तो गर्भनाल का संक्रमण होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या 1993 में, 1995 में, 1992 में या 1994 में? तो भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था ना? तो किस वर्ष शुरू किया गया था भाई? 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था भाई? तो ये तो शुरू किया गया था 1995 में। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी। कब शुरू किया गया था बताइए? किस महीने में शुरू किया गया था? दिसंबर में शुरू किया गया था कि नवंबर में? कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी।
आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। शांति वाजपेयी जी कमेंट कीजिए 42 नंबर का किस महीने में किया गया था, किस तारीख को किया गया था, तो सन बताइए आप लोग ना, कोई 1995 होगा उसका तारीख डेट सब कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 कमेंट करना है कैसे शांति वाजपेयी जी, आपको सारी इसको डिटेल में लिख करके कमेंट करना है ना, आप वैसे ही कमेंट कीजिए, आपका याद रहेगा आपको बहन, मेरी बात को मानिएगा, ये नहीं कि लिख दें सर 42 नंबर का सर सी सही होगा, तो सी सही नहीं होगा, आप सबसे अलग हैं तो सबसे आपको अलग ही रहना है, सबसे अलग है तो सबसे अलग रहना है। पूरी गर्भावधि के भ्रूण के सिर का सामान्य माप होता है, पूरी गर्भावधि के भ्रूण के सिर का सामान्य माप होता है क्या? 8.5 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, तो कितना होता है भाई? 43 नंबर का राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसमें रहता है कितना? 9.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 मनुष्य की सामान्य गर्भावधि होती है क्या? 9 महीने, 10 महीने, 280 महीने, 289 महीने। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसमें क्या करना है बहन, इसमें आप लोग कर दीजिए एक ऑप्शन कि इसको हटा दीजिए, इसको करिए यहाँ पे 280 दिन कर दीजिए ना, 280 दिन यहाँ पे रहेगा, 280 दिन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कीजिए। ठीक, मनुष्य के समान गर्भावधि होती है तो 280 दिन की होती है ना, कितने दिन की होती है? 280 दिन की होती है, ठीक ना। इसको लगाइएगा 280 वाला लगाइएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़िए। भारत को किस वर्ष चेचक के उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा चेचक मुक्त घोषित चेचक मुक्त देश घोषित किया गया था? क्वेश्चन वही है संगीता पटेल जी, बहन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वही है जो मैं आपको समझाया था कि उन्मूलन घोषित किया गया है, क्या किया गया है, किस तरह से पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, बस उसको घुमा दिया है। आपको इसको कर लेना है, गलत नहीं होना चाहिए। शांति वाजपेयी भी जीती थी, शांति वाजपेयी भी थी, और कौन थी हमारी बहन? सीमा देवी जी भी थी। उस समय आप लोग क्लास में थी, मैं बताया था कि जब पूछेगा कि भारत को किस वर्ष चेचक उन्मूलन घोषित किया गया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आप लोगों को बताना है, क्या करना है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन वही पूछा है, बस घुमा दिया। 3 तरह से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये दूसरा चौथा तरीका है, इसको कर लीजिए। इसके अलावा तब 5वां तरीका कोई पूछ नहीं सकता है। भारत को किस वर्ष चेचक के उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा चेचक मुक्त देश घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? 1977, 1974, 1976, 1975। राइट आंसर क्या होगा 45 नंबर का भाई? तो 1975 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी बहन, गलत तो नहीं हुआ? क्वेश्चन में कराया हूं कि नहीं ये बताइए हमको। 45 नंबर जो चेचक उन्मूलन के बारे में पूछ रहा है, क्या मैं आपको बताया था कि बहन किस तरह से घुमाएगा क्वेश्चन, क्या क्या कर सकता है? अगर इस तरह से आ जाएगा तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? क्या मैं क्वेश्चन को आपको बताया था? 2-3 तरीके से मैं बता चुका हूँ, ठीक ना। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर नहीं बताएं तब तो गलत करेंगे भाई आप। मनुष्य में सामान्य निम्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिली रुधिर होता है, तो कितना होता है? 30 से 50 मिलीग्राम, 50 से 70 मिलीग्राम, 80 से 100 मिलीग्राम, या 120 से 140 मिलीग्राम। राइट आंसर क्या होगा? सही बने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 46 मनुष्य में सामान्य निम्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिली रुधिर होता है, तो कितना होता है भाई? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मिलीग्राम में? बताइए आप लोग कितना हो जाएगा राइट आंसर 46 नंबर का? तो 46 नंबर का तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 80 से 100 मिलीग्राम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से यौगिकों को किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? क्या वसा को, या अंतःस्राव हार्मोन को, प्रोटीन को, विटामिन को? तो किसको कहा जाता है भाई? 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 47 नंबर का विटामिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन को कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछ रहा है क्वेश्चन कि संघातकी अरक्तता की कमी के कारण होने वाले एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार क्या आयरन होगा,
फोलिक एसिड होगा, कैल्शियम होगा, विटामिन B12 होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। संघातिक अरक्तता की कमी के कारण होने वाले एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार है। तो सबसे सामान्य प्रकार इसमें क्या है, तो विटामिन B12 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 49। पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति को कहते हैं क्या, पित्ताश्वरता कहते हैं, कोलिसिस्टिस्म कहते हैं, कोलेडोकोलोलिथाइसिस कहते हैं, या पथरी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा। अब पित्ताशय में पूछा है, पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति पूछ रहा है ना, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति को क्या कहते हैं, तो पित्ताश्वरता कहते हैं। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए। सामान्य कैविटी में होने वाले किसी अंग ऊतक या संरचना का फैलाव खाली स्थान है होता है क्या, नाड़ीव्रण होता है, पूटक होता है, हर्निया होता है, या गांठ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर का। पूछा क्या कि सामान्यतः कैविटी में होने वाले किसी अंग ऊतक या संरचना का फैलाव होता है, तो हर्निया हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं से संहति है, क्या मस्तिष्क से, अंडाशय से, अग्नाशय से, प्लीहा से। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है, तो कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है भाई, तो यह है अंडाशय की। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। वेल रोग के संपर्क में आने से फैलता है, तो वेल रोग किसके संपर्क में आने से फैलता है, क्या कुत्ते के पिल्ले, चूहों, गायों, या बंदरों। दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, एक बार आप लोगों को लिख करके दिया था, एक बार और हमको लग रहा है कि 5-6 दिन या एक हफ्ते पहले मैं करा चुका हूँ, और इस समय फिर दोबारा से क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया है, तो इसको कर दीजिए आप लोग। तो वेल रोग के संपर्क में आने से फैलता है, तो किसके संपर्क में आने से फैलता है भाई, तो 52 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 53। तीव्र और अनियमित नाड़ी दर और हृदय मरमर की मौजूदगी के लक्षण हैं, क्या हृदयघात हैं, अमावती संधि शोथ हैं, या तीव्र अमावती बुखार, या उदसूल। राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा है कि तीव्र और अनियमित नाड़ी दर और हृदय मरमर की मौजूदगी के लक्षण है, तो इसके मौजूदगी के क्या लक्षण है, तो इसके तीव्र अमावती बुखार है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वन ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कंठमाला रोग को प्रभावित करता है, तो क्या जीभ, गल ग्रंथि, उपकर्ण ग्रंथि, या लार ग्रंथि। तो कंठमाला रोग को प्रभावित करता है ना, तो कंठमाला रोग को प्रभावित करता है, तो 54 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई, तो 54 नंबर का राइट आंसर होगा उपकर्ण ग्रंथि को प्रभावित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी हम लोग का 54 नंबर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है। क्या दिया है कि डिसोमैनिया ना, डिसोमैनिया का अर्थ होता है, तो डिसोमैनिया का अर्थ क्या होता है, क्या मेनिक स्थिति, कम्प्लिस ड्रिंकिंग, या साइकोमोटर गतिविधि का बढ़ जाना एवं रोगी का ज्यादा बातें करना, एक स्थिति जिसमें रोगी में एकांतर रूप से एनीमिया एवं डिप्रेशन के लक्षण आते हैं। राइट आंसर क्या होगा, डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया का अर्थ क्या है बताइए, डिप्सोमैनिया का अर्थ क्या है भाई बताइए संगीता पटेल जी। ये तो क्वेश्चन आपके करने लायक है ना, ऐसा क्वेश्चन तो आपको करने लायक है, छोटा छोटा क्वेश्चन तो आप तो उड़ा देंगी। इसको बताइए शांति वाजपेयी जी। तो 54 नंबर क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कि डिप्सोमैनिया का अर्थ होता है, तो डिप्सोमैनिया का अर्थ क्या होता है भाई, तो इसका तो अर्थ हमको लग रहा है कि होगा कंपल्सिव ड्रिंकिंग होगा ना, क्या हो जाएगा, कंपल्सिव ड्रिंकिंग हो जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी की संभावित कारण सभी हैं सिवाय की, क्या हाइपोग्लाइसेमिया, टेटेनस, एस्किस्किया, या इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव। तो राइट आंसर क्या होगा,
नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय की। तो सभी हैं सिवाय की, तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो देखिए इसमें क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया भी हो जाएगा, लेकिन एसिक्सिया भी हो जाएगा, इंट्रावेंट्रिकुलर स्राव भी हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या यहाँ पे सिवाय, तो ये टेटेनस हो जाएगा, नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तब यहाँ पे सभी गलत हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सिवाय दिया है ना, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो किसकी कमी हो जाती है? क्या प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, या जल की? तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, तो आप लोग कर चुकी होंगे, 2-3 बार आप लोग पढ़ चुकी होंगी, आप लोग एकदम रट गया होगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। गलत तो नहीं हुआ भाई। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी और हमारी बहन है बीबा जी। बताइए शांति वाजपेयी जी, गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत होना चाहिए। कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है? अच्छा, ये एक बात यहाँ से याद आ गई, 42 नंबर क्वेश्चन जो पूछे थे कल शाम में, क्या बीबा जी बहन आपके गलत हो गया था क्या? बीबा जी बहन 42 नंबर जो क्वेश्चन पूछे थे मैं, क्या आपने उसको गलत कर दिया? आपसे आया नहीं? 42 नंबर क्वेश्चन कैसे गलत हो गया भाई आपसे? अच्छा चलिए, आप लोगों से कुछ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अभी 2 मिनट का हमको समय दीजिए, अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है? क्या सिकोना के पौधों से, मनी प्लांट से, यूकेलिप्टस के पौधे से, यूकेलिप्टस के पौधे से, ऑप्शन डी दिया एकोनाइट के पौधे से। तो किससे प्राप्त होती है भाई? कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है? तो कुनैन की जो औषधि प्राप्त होती है वो सिंकोना के पौधे से प्राप्त होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है, क्या दर्दनाशक है, ज्वारनाशक है, दर्दनाशक व ज्वारनाशक, या रोगाणु रोधक? राइट आंसर क्या होगा 58 नंबर का? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन आप लोगों को मैं बहन 1 से 1.5 महीने तकरीबन पहले करा चुका हूँ। शायद संगीता पटेल जी आपको याद आ रहा होगा, 1-1.5 महीने पहले मैं इस क्वेश्चन को कराया हूँ। 1.5 महीने तो हो ही गया होगा, या 2 महीने भी हो सकता है। ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है, एक क्वेश्चन में कराया हूँ, उनको याद आ रहा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसका राइट आंसर होगा यह एक दर्दनाशक व ज्वरनाशक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? क्या कैंटल सेफ्टी लेबोरेटरी है, या एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी है, या बायो सेफ्टी लेबोरेटरी है, या कैंटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी है? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है बताइए जल्दी से। तो इसका नाम है कैंटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बहन, अब ये मैं आप लोग को क्या बताना चाह रहा था, आप लोगों को क्या करना है कि कोई भी क्लास आप लोग देखिए ना, क्लास कोई भी देखिए, मान लीजिए कि ये क्लास हम लोग की कौन सी है बताइए। एक क्लास जो हम लोग की है शायद 177 नंबर की क्लास है ना, 177 नंबर की क्लास है। तो आप लोग लिखेंगे इस तरह से, पेन कापी आप लोग को पहले मैं बता दिया था कि बहन अब आप शुरू शुरू कीजिएगा आप लोग। तो क्या करना है आप लोग, 10 दिसंबर से मैं बोला था कि शुरू कीजिएगा, तो क्लास नंबर लिखिएगा इस तरह से, और क्लास के आगे 177 लिखिएगा, और इसको इस तरह से टिक कर दीजिएगा कि मैं इस क्लास को पढ़ ली हूँ। अगर आप नहीं पढ़ी रहेंगी तो ये नहीं टिक हुआ रहेगा। आप लोग क्लास लिखिए इस तरह से, क्लास अब 178 लिखेंगी, 100 इस तरह से 79 लिखेंगी ना, 179 लिखेंगी। इस तरह से आप लोग क्या लिखेंगी, 180 लिखेंगी। जो क्लास आप लोग देख लें उसको इस तरह से टिक कर दीजिए, ठीक ना। ये रहेगा कि आप लोग देख लिए। और एक काम और करना है, इस बात को और ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। जिस मान लीजिए कि 177 नंबर की क्लास में आप लोगों को किसी का मान लीजिए कि 24 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, किसी का मान लीजिए कि 22 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, किसी का मान लीजिए कि 40 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, किसी का हो गया मान लीजिए कि 57 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, किसी का हो गया मान लीजिए कि 59 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप लोग क्या लिखेंगी कि क्लास नंबर 177 में इतने क्वेश्चन का नंबर लिख देंगी ना, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 22, 40, 57, 59। यानी कि आप लोगों को जब रिवीजन करना होगा तो ये 5 क्वेश्चन
क्वेश्चन को फटाक से आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले, यानी कि 1 दिन 2 दिन पहले, यानी कि 11 तारीख को हम लोग का एग्जाम है जनवरी में, तो हम लोग इसको 8 तारीख को आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ना। 8 या 7 तारीख का लक्ष्य रखिएगा, 8-7 तारीख को ये इसको रिवीजन में कीजिएगा, जो गलत हुआ है उसका रिवीजन कीजिएगा। तो क्लास नंबर आप लोग डाल ही रहेंगी कि जिस क्लास में जौन सा क्वेश्चन आप लोगों का गलत हुआ है उस क्वेश्चनों को डाल दीजिए। सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रही हैं तो उस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगी। तो मान लीजिए कि किसी क्लास में अगर मैं 50 क्वेश्चन कराया हूँ, अब 50 में से मान लीजिए कि आपका 7 क्वेश्चन गलत है, जो सातों क्वेश्चन गलत रहेगा उसी को देखिए। उसमें से आप लोगों का तो 43 क्वेश्चन सही है ना, तो 43 को देखने की जरूरत नहीं, यानी कि 43 आप सही किए हैं, तो 7 को देख लेंगे तो आपको कम समय में आपका रिवीजन एक तरह से ये भी हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा सभी लोग। संगीता पटेल जी और प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति जी, विभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, सभी बहनों को मैं बता रहा हूँ भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। क्लास जो आप लोग देख ले रही हैं उसको टिक कीजिए, जो नहीं देखी उसको छोड़ दीजिए कि अभी उसको हमको देखना है। जिस क्लास में जौन सा क्वेश्चन नंबर गलत हो रहा है उस क्वेश्चन नंबर को बस लिख लीजिए कि क्लास नंबर 177 में 24 नंबर क्वेश्चन मेरा गलत है, 22 गलत है, और 40 नंबर, 57 नंबर, 59 नंबर गलत है। तो जब आपको रिवीजन करना होगा, एक सरसरी निगाह से रिवीजन करना होगा, तो 1-2 घंटे के अंदर आप लोग बस तुरंत क्लास को खोलेंगी और तुरंत उस क्वेश्चन को देख लेंगे, उसका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है। ठीक ना, इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, मुझे दोबारा ना आप लोगों को बताना पड़े बहन। ठीक ना, आप लोगों के ऊपर बहुत विश्वास किया हूँ, किसी भी तरह से बहन चूक नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में। हर तरह से आप लोग तैयार रहिए ना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा पीछे की क्लास है, इतना ही आप लोगों से कहूँगा। खूब रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतनी पूरी ताकत लगा दीजिए। इसका क्या राइट आंसर हुआ है भाई? 59 नंबर का हम लोग नहीं किए हैं क्या? 59 नंबर क्या पूछा है कि भारत में मवेशी रोगी निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? क्या कैंटल सेफ्टी लेबोरेटरी है, एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, या कैंटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी? तो राइट आंसर इसका क्या हुआ है 59 नंबर का भाई? तो 59 नंबर का हो जाएगा बहन कैंटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्लियर कर लीजिए आप लोग। 59 पढ़ लिए। 59 के बाद हम लोग चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का पढ़िए भाई। जो क्वेश्चन बना आप लोगों के गलत हो उसको नोट कर लीजिए, बस क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, क्लास नंबर नोट कर लीजिए। जब आप लोगों को रिवीजन करना होगा तो पीछे क्लास है तो आप लोग ऐसे ही रिवीजन करते हैं, लेकिन 1-2 घंटे के अंदर आप लोगों को जब रिवीजन करना होगा तो जो गलत रहेगा उसी को बस आप लोग रिवीजन कीजिएगा। ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा ये नहीं पढ़े तो वो नहीं पढ़े, क्या करें ना करें, हे भगवान बहुत समस्या है, कहाँ से पूछेगा। अरे भाई जो जितना मान लीजिए 5,000 6,000 3,000 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं, उसमें से 100-200 क्वेश्चन गलत है तो 100-200 हम लोग पढ़ेंगे कि ज़्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? तो उस समय प्रेशर बहुत रहेगा, इतना काम आप लोग इस समय कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़ लीजिए। पूछा क्या है, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूतित नहीं किया जाता है तो इससे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? नियंत्रण कर्षण द्वारा, या मैनुअल विधि द्वारा, सर्जरी द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 60, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल के प्रसूतित नहीं किया जाता है तो इससे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो मैनुअल विधि द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है? एपिसियोटोमी को निम्न के दौरान किया जाना चाहिए। तो किसके दौरान किया जाना चाहिए भाई? क्या प्रसव पीड़ा की शुरुआत में, या प्रसव पीड़ा का पहला चरण, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, या प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण? राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। सीमा देवी जी, आप कल शाम वाली क्लास में एब्सेंट हैं, क्यों एब्सेंट हैं? क्यों एब्सेंट हैं बताइए? कौन सा काम कर रही थी कि आप एब्सेंट हो गए? आप लोग को हमेशा हमको डांटना ही बोलना पड़ता है क्या बहन? आप लोग इतनी बिजी हो गई हैं कि क्लास 1 घंटे या 1.5 घंटे अपने लिए, अपने लाइफ के लिए नहीं निकाल पा रही हैं, तो आप लोग क्या करेंगे अपनी लाइफ में बताइए? अपने लाइफ में आप लोग क्या करेंगी भाई? नौकरी मिल जाएगी तब भी आप लोग लग रहा है कि लापरवाही भी करेंगे। वहां पर भी जाना होगा 10 बजे, जाएंगे आप लोग 11 बजे। तनख्वाह तो मिलबे करेगा ना, सैलरी तो मिल जाएगी, महीने दिन 30,000 25,000 उतार लेंगे। आप लोग क्या दिक्कत है? सरकारी काम तो आप लोग ऐसे ही करेंगे। जब इस तरह से आप लोग कर रही हैं, लापरवाही कर रही हैं, तब तो हम तो रहते हैं तो आप लोग का कान पकड़ के पहले बुलाते और तुरंत मारते, कहते हैं चलो यहाँ पे बैठो, खड़ी रहो। तब तो आप लोगों को लगता कि सर ये तो कहाँ से आ गए भाई ना। अच्छा, इसको बता दीजिए बहन। चलिए 61 नंबर को बताइए। एपिसियोटोमी को निम्न के दौरान किया जाता है। तो किसके दौरान किया जाता है? एपिसियोटोमी को निम्न के दौरान किया जाता है। तो किसके दौरान किया जाता है बहन? सभी लोग कमेंट करें किसके दौरान किया जाता है भाई। तो 61 नंबर का तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा।
अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़िए। भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन होता है तो कितना होता है भाई? भारत में शिशु का सामान्य जन्म वजन होता है तो कितना होता है? सभी बहनें कमेंट करें, क्या होगा? क्या 1.5 से लेकर के 2.5 किलोग्राम होगा? ऑप्शन बी दिया है 2.5 से लेकर के 3.5 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि 4.5 से लेकर 5 किलोग्राम होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 62 नंबर का सभी बहनें कमेंट करें। बताइए संगीता पटेल जी, ये तो क्वेश्चन आप कर लेंगी, क्वेश्चन तो कर लेंगी ना, गलत तो नहीं होगा ना किसी का? बताइए भाई, भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन होता है तो सामान्य जन्म वजन पूछा है तो 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग लगा दीजिए, क्या लगाएंगे आप लोग बताइए? यहाँ पे तो हमारे हिसाब से आप लोग लगाइए 2.5 से लेकर 3.5 किलोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए। एम्ब्रियोटिक को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात से हीट लॉस न रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफी हद तक एमनियोटिक द्रव के कारण होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या प्रवाह तत्व होगा, संवहन होगा, वाष्पीकरण होगा या विकिरण होगा? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। एमनियोटिक को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफी हद तक एमनियोटिक द्रव के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 नंबर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़िए। एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है और इसमें रक्तस्राव दिखाई देता है, इसमें निम्न सक्शन की विधि का अनुकरण किया जाता है तो कौन सा होगा भाई? पहले नाक उसके बाद मुंह, पहले मुंह उसके बाद नाक, मुंह के अंदर गहरा गले तक करें, बच्चे को उल्टा पकड़ें और साफ करें। राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है और उसमें रक्तस्राव दिखाई देता है तो इसमें निम्न सक्शन पूछा है, सक्शन विधि पूछा है, सक्शन विधि का अनुकरण किया जाता है। तो सक्शन विधि का अनुकरण पहले कैसे किया जाएगा? पहले मुंह उसके बाद नाक होगा कि पहले नाक उसके बाद मुंह होगा? बताइए, ऑप्शन ए लगाया जाए कि ऑप्शन नंबर बी लगाया जाए? तो यहाँ पर लगेगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है 64 का ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले मुंह उसके बाद नाक का सक्शन किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर 65। गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित सभी हैं सिवाय की संकुचन के बीच का अंतराल लंबे समय तक रहता है, सिर मुक्त रहता है, मल त्यागने से लक्षणों में राहत मिल सकती है, नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। गलत प्रसव पीड़ा ना, गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित सभी हैं सिवाय की संकुचन के बीच का अंतराल लंबे समय तक रहता है, सिर मुक्त रहता है, मल त्यागने से लक्षणों में राहत मिल सकती है, नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? 65 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 पे चलते हैं। 66 को बता दीजिए क्या पूछा है कि प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक हैं सिवाय की संकुचन के दौरान मायोट्रियल इस्कीमिया, अप्रभावी सीडेशन, फैलाव के दौरान सर्वाइकल स्ट्रेचिंग, फंडास के ऊपर ऊपर पेरिटोनिया स्ट्रेचिंग। राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 66 यानी क्वेश्चन नंबर 66। प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक हैं सिवाय की। तो प्रसव पीड़ा का सभी कारण है, लेकिन सिवाय की किसके कारण जो है सभी प्रसव पीड़ा के कारण है? तो इसमें 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखिए इसमें क्या संकुचन के दौरान मायोमेट्रियल इस्कीमिया, ये भी होगा। फैलाव के दौरान सर्वाइकल स्टेचिंग, ये भी हो जाएगा।
फंडस के ऊपर पेरिटीनिया स्टेचिंग, ये भी हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा जो तो प्रभावी सीडेशन नहीं होगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नहीं, सिवाय पूछा है ना, तो ये सभी हो रहे हैं तो इसको काटिए, जब ये हो रहे हैं तो जो नहीं होगा तो यही नहीं होगा, यही सिवाय होगा, इसी को छोड़ करके सभी हो जाएंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रभावित सीडेशन। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 यानी कि 67, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? क्या कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, वसा शक्कर में बदल जाता है, प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य को रोटी चबाने पर क्यों मीठा लगता है भाई? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो क्यों लगता है भाई 67 नंबर का? ये लगता है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर का रचनात्मक भाग है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक हैं क्योंकि, क्यों आवश्यक है? क्या शरीर का रचनात्मक भाग हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 68 नंबर का भाई? 68 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो जीव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 69, अंडा झिल्ली को भेदने वाले शुक्राणु का हिस्सा कौन सा है? क्या पूंछ है, एलोसोसा है, एलोसोम है, या एक्रोसोम है, या ऑटोसोम है? तो राइट आंसर क्या होगा? अंडा झिल्ली को भेदने वाले शुक्राणु का हिस्सा कौन सा है? क्या पूछा है? क्वेश्चन को फिर पढ़िए, दोबारा से पढ़िए, यहीं पे इसको रट जाइए। अंडा झिल्ली को भेदने वाले शुक्राणु का हिस्सा कौन सा है? तो अंडा झिल्ली को भेदने वाला जो शुक्राणु का हिस्सा है वो एक्रोसोम है। राइट आंसर होगा वन, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? क्वेश्चन में कराया हूं। क्या यकृत होगा, अग्नाशय होगा, अमाशय होगा, पित्ताशय? मानवांग मतलब मानव का अंग। मैं क्वेश्चन कराया हूँ भाई, शांति वाजपेयी जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, विभा जी, सभी लोग ध्यान दीजिए, चंद्रकला देवी जी। यह क्वेश्चन तो मैं पहले आप लोगों को करा चुका हूँ, इसको तो आप लोग को गलत नहीं करना चाहिए ना। एक दो बार तो हमको लग रहा है करा दिया हूँ, एक आध बार तो हम लोग करा ही दिया हूँ आप लोगों को। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो किस मानवांग में, मानी कि मानव के अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है भाई? तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए आप लोग? यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, यकृत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, प्रसव के बाद 24 से 48 घंटे के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरम द्रव को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? फार मिल्क कहा जाता है, हिंद मिल्क कहा जाता है, कोलेस्ट्रोम कहा जाता है, मैच्योर मिल्क कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को समय दिया जाता है 10 सेकेंड। बताइए जल्दी से। प्रसव के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरम द्रव को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? 71 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको कहा जाता है कोलोस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 72 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 72 को पढ़ा जाए। एक रोगी के अस्पताल में रुकने के दौरान प्राप्त होने वाले संक्रमण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पुनः संक्रमण, या द्वितीय संक्रमण, प्राथमिक संक्रमण, या नोजोकोमियल संक्रमण? तो क्या कहलाता है भाई? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। एक रोगी के अस्पताल में रुकने के दौरान प्राप्त होने वाले संक्रमण कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? बताइए जल्दी से। तो 72 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, नोजोकोमियल संक्रमण। क्या कहलाता है? नोजोकोमियल संक्रमण, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 73, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो क्या एफ वेटिंग ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था, एस ए वैक्समैन ने किया था? तो किसने किया था भाई? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार करने वाले जो हैं वो एफ वेटिंग है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 74। घाव को भरने में सहायक विटामिन है, तो घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? क्या विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन डी? तो घाव को भरने में जो सहायक विटामिन है, तो कौन सा सहायक है ना, सहायक पूछा है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है, तो घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल हैं सिवाय की। तो सभी शामिल कौन सा है भाई, बताइए जल्दी से। सभी शामिल हैं सिवाय की। क्या ऑक्सीटोसिन उपयोग, या गर्भाशय मसाज, प्लेसेंटा की डिलीवरी और कच्छपालन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसव के तीसरे चरण में सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल हैं सिवाय की। तो सभी शामिल कौन से है भाई? तो कच्छपालन की सभी सिवाय सभी शामिल हो जाएंगे, लेकिन यही शामिल नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 76। प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाना चाहिए? क्या बोलस, इंट्रावेनस इन्फ्यूशन, या फास्ट पुश, अंतद्रेशीय? राइट आंसर क्या होगा? प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाना चाहिए? तो अंतःशिरा रूप से प्रशासित कैसे किया जाना चाहिए भाई? 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 नंबर का क्या होगा? इंट्रावेनस इन्फ्यूशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 77। यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा प्रेविया, या पोस्ट पार्टम हैमरेज, या रिटेड प्लेसेंटा, या प्लेसेंटरी इस्कीमिया? राइट आंसर क्या होगा? यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 77 नंबर का। तो उसे कहा जाता है रिटेड प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है? रिटेड प्लेसेंटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 78। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु है बताइए? क्या मैग्नीशियम Cu होगा, Fe+2 होगा, मैग्नीशियम होगा, जिंक होगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु है? तो हीमोग्लोबिन में बताइए कौन सी धातु पाई जाती है भाई? क्या Fe धातु पाई जाती है? बताइए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है Fe+2। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 79 तो आप लोगों को आ रहे हैं, हमको तो लग रहा है क्वेश्चन नंबर 79 आप लोग कर लेंगे। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, ए को, बी को, ए बी को, या ओ को? तो ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, तो किसको दिया जा सकता है? 79 नंबर क्वेश्चन का। तो ये दिया जाता है ए बी को दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? ए बी को दिया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। संगीता पटेल जी बहन, एक क्वेश्चन आपका बहुत पहले गलत हुआ था, एक बार मैं पूछा था, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ी नहीं थी, आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया था, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अब गलत नहीं होना चाहिए। आपसे गलत हुआ था, आप कहेंगे नहीं गलत हुआ था सर, मैं इसको रट ली हूँ, मुझे आता है, कैसे कह रहे हैं कि गलत हुआ था? तो आपसे गलत हुआ था। अगर ऐसा होगा तो कमेंट बॉक्स में, अगर आप कहेंगे कि नहीं हुआ था तो मैं दिखा भी दूंगा कि कहाँ आप गलती की हैं, ठीक है ना? इसको गलत की थी कि नहीं गलत की थी, मैं ये दिखा दूंगा, प्रूफ भी है हमारे पास। लेकिन अब गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80। लेकिन हमको बहुत खोजना पड़ेगा कहाँ आपको क्वेश्चन में दिया था होमवर्क में। मानव शरीर के भीतर ना खून निम्न को उपस्थित के कारण नहीं जमता, तो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता भाई? क्या हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजेन, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर के भीतर खून निम्न उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो किसके कारण नहीं जमता है बताइए? 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट करें, बताइए। संगीता पटेल जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकला देवी जी बहन, पुष्पाचार्य, शांति बाजपेयी जी बहन, पूरा लिख करके बताइएगा। अब गलती नहीं होना चाहिए भाई। जिस तरह से मैं बताया था, तो लापरवाह लोगों को ना बताया हूँ भाई। तो आप तो भाई समझदार हैं, आप तो लापरवाह नहीं है, तो आपको तो लिख करके बताना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
मानव शरीर के भीतर खून निम्न उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। नहीं जमता है तो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है भाई? तो 80 नंबर का तो सभी लोग कर लेंगे। हिपैरिन के कारण उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 81। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? तो किसको नियंत्रित करने का केंद्र होता है भाई? अगर मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 81 पर हम लोग आ गए हैं, लेकिन 1 घंटा 13 मिनट भी हम लोगों का हो चुका है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? तो कौन सा केंद्र होता है? मस्तिष्क किस भाग में होता है भाई शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 नंबर का? तो ये होता है हाइपोथैलेमस में। किस में होता है? हाइपोथैलेमस। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 82। खसेरी दाल खाने के कारण न्यूरोलैथारिज्म बीमारी हो जाती है क्योंकि उस दाल में एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। वह विषाक्त पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, पढ़िए ध्यान से कि खसेरी, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगी बहन तो कितना क्वेश्चन आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकती हैं। बस उसको एकदम सुनते चलिए, बाकी आप लोगों का एकदम दिमाग खुला होना चाहिए, यहीं पर रहना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे की बहन क्लास लेता हूँ, ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है बहन कि 1 से 1.5 घंटे पूरा माइंड लगा करके देखा कीजिए, ठीक ना? उसके बाद अपना जो करना है वो कीजिए। देखिए पूछा क्या है बहन कि खसेरी दाल खाने के कारण थाइलारिज्म बीमारी हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन घुमा देगा कि खेसारी दाल खाने के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? तो न्यूरोथाइलारिज्म बीमारी हो जाती है, ठीक? क्योंकि उस दाल में एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। वह विषाक्त पदार्थ कौन सा है? क्या बीटा ऑक्सिल अमीनो एलिन, ऑप्शन बी दिया एफ्लाटॉक्सिन, ऑप्शन सी दिया अर्गाट, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। अब राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दे तो जिसको जिसको आ रहा है। तो 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि बीटा ऑक्सियल अमीनो एलिन। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 को ध्यान से पढ़ा जाए, गलत नहीं होना चाहिए भाई, सोच समझ के कीजिएगा इसको। कुछ जैविक रासायनिक इंडेक्स जैसे प्लाज्मा या सीरम संक्रमण या शोथ की स्थिति में सूक्ष्म पोषकों के स्तर के विषय में गलत परिणाम दे सकते हैं। तो क्या होगा? क्योंकि जो लोग बीमार होते हैं वे अक्सर अपने आहार में बदलाव करते हैं और कम खाना खा सकते हैं। ऑप्शन बी दिया क्योंकि कुछ प्रयोगशाला परीक्षण की सटीकता रोगियों के नमूने के संग्रहण में प्रभावित हो सकती है जो बीमार हैं। ऑप्शन सी दिया क्योंकि कुछ मेटाबॉलिक पथ बीमार लोगों में परिवर्तित हो जाते हैं जो उनकी सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को बदल देता है। ऑप्शन डी दिया क्योंकि एक तीव्र प्रवस्था प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कुछ सूक्ष्म पोषक पदार्थों के अंतर उत्तक वितरण में परिवर्तित उत्पन्न हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या क्वेश्चन कि कुछ जैविक रासायनिक इंडेक्स जैसे प्लाज्मा या सीरम, ठीक, संक्रमण या शोथ की स्थिति में सूक्ष्म 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 पोषकों के स्तर के विषय में गलत परिणाम दे सकते हैं। तो इसमें कौन सा गलत परिणाम दे सकता है भाई 83 नंबर का? तो इसमें देगा, क्या देगा? क्योंकि एक तीव्र प्रवस्था प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप कुछ सूक्ष्म पोषक पदार्थों के अंतर उत्तक वितरण में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 83 हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 ना, क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए। रुक जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए। क्या पूछा है बहन? निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर बोर्न डिसीज है? क्या डिप्थीरिया, डेंगू, टिटेनस, मीजल्स? राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर बोर्न डिसीज है? निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर बोर्न डिसीज है? तो कौन सी वेक्टर
बोन्स डिसीज है भाई, तो राइट आंसर क्या होगा 84 नंबर का, तो 84 नंबर का तो राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारी रोग नहीं है? यौन संचारी रोग नहीं है क्या? केनक्राइड, ऑप्शन बी दिया सिफिलिस, या फाइब्रोइड यूट्रस, ऑप्शन डी दिया एड्स। तो निम्न में से कौन एक यौन संचारी रोग नहीं है? तो यौन संचारी रोग नहीं है, तो 85 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यौन संचारी रोग जो नहीं, तो फाइब्रोइड यूट्रस है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूट्रस है ना, फाइब्रोइड यूट्रस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 86, काला आजार का वाहक है, पिस्सू है, ऑप्शन बी सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, मच्छर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला आजार का वाहक है, तो काला आजार का वाहक कौन सा है भाई? तो काला आजार का वाहक है जो सैंड फ्लाई है, क्या है? सैंड फ्लाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण के लिए सीसी मक्खी एक संचरण कारक है? निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण के लिए सीसी मक्खी एक संचरण कारक है? तो संचरण कारक कौन है? क्या है? ट्राइकोमोनास वेजाइनेलेसी, ऑप्शन बी दिया ट्रिपैनोसोमा गैंग्बियंस, ऑप्शन सी दिया एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन डी दिया टोक्साप्लाज्मा। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण के लिए सीसी मक्खी एक संचरण कारक है? तो कौन सा एक संचरण कारक है भाई? 87 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 87 नंबर का राइट आंसर होगा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। क्या हो जाएगा? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 88, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक है, तो क्या रॉबर्ट साल्क है, या लुईस पास्चर है, या जीलन नीलेंस है, या जॉन स्ट्रोथ है? तो राइट आंसर क्या होगा? सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है बताइए? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? अब बताइए सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है भाई? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक है लुई पास्चर है। कौन है? लुई पास्चर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 89, खसेरी दाल ना, खसेरी दाल खाने के कारण न्यूरोलॉजिकल जो बीमारी हो जाती है, क्योंकि उस दाल में एक विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन पाया जाता है, वह विषाक्त पदार्थ कौन सा है? देखिए क्वेश्चन वो ये थोड़ा थोड़ा सा बस चेंज किया गया है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? खसेरी दाल खाने के कारण न्यूरोथोलाइजिम न थाइलीरिज्म बीमारी हो जाती है, क्योंकि उस दाल में एक विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन पाया जाता है, वह विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो बीटा ऑक्सीजन अमीनो एलिन है, एम्फालाइटिक्सिन है, या गाट है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा भाई? 89 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा बहन? तो 89 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बीटा ऑक्सिल अमीनो एलिन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 90, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 90 के बाद कौन सा आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 90, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90, वेरिकाला वैक्सीन है, क्या मित्र टीका है, या जीवित तनुकृत टीका है, या इम्यूनोग्लोबुलिन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वेरिकाला वैक्सीन है। तो वेरिकाला वैक्सीन कैसी वैक्सीन है बताइए? वेरिकाला जो वैक्सीन है जीवित तनुकृत टीका है। क्या है? वेरिकाला वैक्सीन है, तो वेरिकाला वैक्सीन क्या है? जीवित तनुकृत टीका है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 91, जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता सभी हैं सिवाय की। जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता सभी हैं, तो सिवाय की, तो सभी कौन से? क्या साल्मोनेला विषाक्तता, ऑप्शन बी दिया स्टेफिलोकोकल विषाक्तता, ऑप्शन सी दिया बोटुलिज्म, ऑप्शन डी दिया रासायनिक विषाक्तता। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक विषाक्तता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 92, 92 यानी कि 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे में पोषण संबंधी अंधापन के प्रमुख कारण
को कहा जाता है? क्या जेरोथैल्मिया या अरतौंधी, अंधापन या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पोषण संबंधी अंधापन के प्रमुख कारण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो प्रमुख कारण को क्या कहा जाता है? 92 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो उसको कहा जाता है जेरोथैल्मिया। क्या कहा जाता है? जेरोथैल्मिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 93। बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या वॉक इन फ्रीजन, वॉक इन कूलर, वैक्सीन कैरियर या आइस पैक? राइट आंसर क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा ना तब आपको बता रहा हूँ। गलत अगर आपका हुआ बहन तो ये जो आपका कान कई दिनों से बचा हुआ है, ये कान आपका बचेगा नहीं, बिना कान का आपको कर दूंगा। अब फिर कहेंगे कि सर कान तो हमारा काट दिए, अब मैं क्या करूं? ठीक ना? तो बहुत भाई दिक्कत हो जाएगी, आपका कान कट जाएगा तो आप तो दिक्कत हो जाएगी, बिना कान की आप हो जाएंगी। इस समय आपका तबीयत सही नहीं चल रहा है, इसमें आपकी स्वास्थ्य में समस्याएं आई हैं, तो ये भी समस्याएं हो सकती है ना। तो भाई बच करके रहिएगा, ठीक ना? तो गलत नहीं होना चाहिए। गलत की तो आपका कान कटेगा भाई। थोड़ा नाक आपका बना दे भाई, नाक आपकी इसमें थोड़ी बह रही है। ठीक, हाँ अब सही है। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? मैं बताया हूँ आपको, इसको क्या कहा जाता है? तो वैक्सीन कैरियर कहा जाता है बहन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा ना तब आपको हम बता रहे हैं, गलत होगा तब तो आपका कान काट लेंगे भाई। तलवार भी हमारी परेशान हो गई, ये कब कान काटेंगे, कब कान काटेंगे। हम कहें घबराइए मत, गलती नहीं कर रही, गलती तो कर रही थी लेकिन आप पता चला कि आपकी स्वास्थ्य सही नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए बहन, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। सभी बहनें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे भाई, ठीक ना? और इस समय क्या करना है आप लोगों को कि अपना जो स्वेटर वेटर है, जैकेट वैकेट सब धो धा के सही कर लीजिए। कुछ दिन में जाना है एग्जाम देने के लिए, सब धो धाल करके साफ सुथरा कर लीजिए। कंबल उम्बल जो भी हो साफ सुथरा करके तुम सुखा उखा के ठीक रेडी रहिए। जो कागज पत्र बनवाना है सब कागज पत्र बनवा लीजिए। जो भी बहनें अपनी फीस नहीं जमा किए जा करके फीस जमा कीजिए। वहाँ पे जाएंगे ये साइबर कैफे पे तो बोलना है कि मेंस फीस जमा करना है। मेंस फीस आपको गवर्नमेंट लगाया है, कितना लगाया है? SC ST वालों के लिए 80 रुपये लगाया है बहन, और OBC और जनरल वालों के लिए 200 रुपये लगाया है। इतना अगर आप लोग फीस जमा कर लिए तब तो बहुत आप लोग निश्चिंत रहिए। शांति वाजपेयी जी आपका या तो मैं कमेंट नहीं देख पाया बहन, या तो आपने बताया नहीं। मैं आपको बार बार कहा बहन अपना एफिडेविट जाके बनवा लीजिए, नहीं बन पाएगा, समय कम है। एफिडेविट बनवाइए, अपने स्कूल से जो कागज पत्र आपको बनवाने के लिए बोला था उसको बनवा लीजिए। अपना फोटो वोटो खिंचवा करके सब कुछ रेडी किए रहिए, ठीक ना? एफिडेविट जाके बनवा लीजिएगा। आपने अपना फीस जमा किया कि नहीं जमा किया? सीमा संगीता पर शांति वाजपेयी जी आप हमको बताई नहीं, या तो बताई होंगे तो मैं कमेंट आपका देख नहीं पाया, या तो बताई नहीं। तो आप फीस जमा की है कि नहीं की है? अगर जमा हो गया होगा फीस तो जानिए कि आप एग्जाम दे सकती हैं। फीस नहीं लेगा तो समझिए कि नहीं जमा किए आप आपका जमा नहीं किए, फीस नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि आप एग्जाम में बैठने वाली नहीं है। तो पहले अपना फीस अगर जमा नहीं किए तो जाके जमा कर दीजिए। अगर फीस जमा हो गया तो कागज पत्र पर सब ध्यान दीजिए। इसलिए भाई कि आपको सब कहीं से भी लेकिन निकाल देंगे, एग्जाम में नहीं जा पाएंगे। सब कुछ रेडी रखे रहिए। चलिए डेली मैं आपको बताता हूँ, आप गलती करती जा रही हैं, गलती कर न दें। संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे कहा जाता है। सबसे पहले तो बताइए, सबसे पहले मैं जब जैसे ही नोटिफिकेशन उसका आया तुरंत देख करके आप लोगों को 20 मिनट के अंदर मैं बता दिया कि बहन जा करके फीस जमा कीजिए। फीस जमा करने वाले सीमा देवी जी एक बहन हमारी बात को मानी, और कौन है क्या कहती हैं भाई वो, संगीता पटेल जी मानी। अच्छा बीबा जी बहन आपका फीस जमा हुआ कि नहीं? सभी बहन भाई कमेंट कर दें आप लोगों का फीस जमा हुआ है कि नहीं। बहन आप लोग इस तरह से अब क्यों आप लोग ऐसा कर रही हैं? अपना फीस बताइए कि आप लोगों का जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ। मैं दो ही लोगों को जान पाया हूँ कि जो कि सीमा देवी जी का और संगीता पटेल जी का, दो ही लोगों का फीसें जमा है, और किसी का तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि आप लोग फीस जमा किए हैं कि नहीं जमा किए। क्या लिख देती हैं आप लोग? लगता है कि लंदन उंदन से आप लोग इंग्लिश पढ़ के आई हैं, लिख देंगे कि हम समझ ही नहीं पाएंगे क्या लिख दी हैं। तो लिखिए उसको कुछ समझ में आए ना, आप लोग पढ़ी लिखिए भाई, तो पढ़े लिखे की तरह लिखिए ना। संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहता है? क्या सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा? ऑप्शन सी दिया है सामूहिक प्रतिरक्षा, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे कहा जाता है, हमारा तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा? सक्रिय प्रतिरक्षा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर की क्राउनिंग निम्न में होता है। क्या? प्रसव पीड़ा का प्रथम चरण, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण, प्रसव पीड़ा का चौथा चरण। राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए। क्राउनिंग निम्न में होता है, तो क्राउनिंग क्राउनिंग किस में होता है बताइए? क्राउनिंग किस में होता है भाई? क्या प्रसव पीड़ा का प्रथम चरण, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, या प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण, या प्रसव पीड़ा का चौथा चरण? तो क्राउनिंग जो होता है भाई वो किस में होता है भाई? 95 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 95 नंबर का जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर तुमको लग रहा है कि दूसरा चरण होता है ना। राइट आंसर क्या होगा? प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 96। प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल है सिवाय। क्या? गर्भाशय ग्रीवा को काटना, हर 3-5 मिनट में संकुचन, उपस्थित भाग का न्यूनतम और अवरोहण, योनि रक्तस्राव का तेज बहाव। राइट आंसर क्या होगा? प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल है सिवाय, तो सभी शामिल है सिवाय, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो योनि रक्तस्राव का तेज बहाव राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 96 नंबर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 97 पर हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 97 को पढ़िए। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें से युक्त रक्तस्राव का निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एंटीपार्टम हैमरेज, इंट्रापार्टम हैमरेज, पोस्टपार्टम हैमरेज, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा भाई? आप लोग बताइए तो। 97 नंबर, जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उससे हुए रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? 97 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे कहा जाता है एंटीपार्टम हैमरेज कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन चाहिए, जल्द से जल्द खत्म कीजिए। देखिए भाई 1.5 घंटे होने वाले हैं, 1.5 घंटे के अंदर हम लोग को क्लास खत्म करना था ना। 1 मिनट लग रहा है कि बेसी हो जाएगा। डायफ्राम या डच कैंप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को निम्न कहा जाता है। डायफ्राम या डच कैंप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या? प्राकृतिक विधि, वैरियर विधि, अंतरा गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण, और ऑप्शन डी दिया कैलेंडर विधि। तो क्या कहा जाता है भाई? तो डायफ्राम या डच कैंप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को निम्न कहा जाता है। तो डायफ्राम या डच कैंप का उपयोग करने वाले परिवार नियोजन उपाय की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, बताइए जल्दी से, इसको क्या कहता है? तो बैरियर विधि कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। माता द्वारा महसूस किए जाने वाली भ्रूण की हलचल को निम्न कहा जाता है। क्या? ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, क्वीनिंग, या गुडेल संकेत, या हैंगर संकेत। तो क्या कहा जाता है भाई? माता द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की हलचल को निम्न कहा जाता है। माता द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की हलचल को निम्न कहा जाता है। तो माता द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की हलचल को क्या कहा जाता है? सभी बहनें कमेंट करें तो उसको कहा जाता है क्यूकनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूकनिंग। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 को 100 बोलते हैं। 100 को बताइए क्या पूछा है? कि प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थिति में से किसमें कंट्राइंडिकेट किया जाता है? प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें इंट्रा इंडिकेट किया जाता है? तो इंट्रा इंडिकेट किसमें किया जाता है? क्या? प्राइमी ग्रेविडा में, या गंभीर एलेक्सिया में, या लंबा प्रसव पीड़ा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 100, प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रियन को निम्नलिखित स्थितियों में किसमें कंट्राइंडिकेट किया जाता है? तो गंभीर एक्लम्प्सिया में इंडिकेट किया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 1 घंटा 31 मिनट में लमसम हम लोग क्लास को खत्म कर लिए, ठीक है ना। 1 घंटा 31 मिनट लगाए। यहीं पे बन क्या किया जाएगा? क्लास को
समाप्त किया जाएगा, ठीक है ना, क्लास को समाप्त किया जाएगा। जिस भी बहन को जाना है वो अब जा सकते हैं, जिस भी बहन को रुकना है 2-3 मिनट वो रुक सकती हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों की क्लास समाप्त हो गई है। बहन मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराया, 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन कराया। यह 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी भी बहन का कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। और 100 में आप लोगों के स्कोर कितने गए, इसको बहुत ईमानदारी पूर्वक सभी बहनें बताएंगे कि 100 में आप लोगों के स्कोर कितने गए। जरूर से बताइएगा कि आप लोगों के 100 में स्कोर कितने गए हैं। बीबाजी बहन आपके स्कोर कम है। बीबाजी बहन आपके स्कोर जो 82 आ रहे हैं, 82 स्कोर हमारे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है ना, 82 सही नहीं है। शांति वाजपेयी जी बहन, शांति वाजपेयी जी आपके स्कोर कितने आए थे, 86 आए थे। ये स्कोर सही नहीं है, इसमें 4 नंबर ऐड कीजिए। बीबाजी बहन आपके 82 हैं, इसमें भी 8 नंबर ऐड कीजिए। और कौन है भाई, सीमा देवी जी बहन, सीमा देवी जी बहन आपके कोई 82 की 80 नंबर आए थे। मतलब कि आपको जितना 82 आए थे शायद ना, तो आप इसमें कितना ऐड करना कि 81 आए थे, तो आपको इसमें 8 ऐड करना है, यानी कि 90 आप लोगों के स्कोर जाना चाहिए। सभी बहनों का 90, 2-3 दिन के अंदर 90 स्कोर आप लोगों को जाने चाहिए। भाई मैं डेली सिखा रहा हूँ, 90 स्कोर लेकर चलिए, 90 से कम नहीं होना चाहिए। बीबाजी बहन, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी बहन, आपके मैं स्कोर देखा 96 नंबर थे, यानी कि 100 में 96 नंबर। तो 100 में 96 नंबर है तो स्कोर सही है, कोई घबराने की बात नहीं है। 1-2 नंबर और ऐड करने की जरूरत है तो ऐड कर दीजिए, तब तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लंगलता है आपको खिला दूंगा तुरंत, समझ लीजिए, वो एकदम लंगलते की दुकान पे आपको बिठा दूंगा खिलाने के लिए। भाई देखिए भाई, सभी बहनों से मेरा एक कहना है कि बहन ये मत सोचिए कि आपका 82 नंबर आ रहा है तो सही है, 90 नंबर आ रहा है तो सही है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उतना आएगा तब सही है, इसको चलेंगे हम लोग मान करके। 90 प्लस लेकर चलना है हम लोगों को ना। खूब मेहनत कीजिए बहन, पूरी ताकत लगा दीजिए अपनी, जितनी जी जान हो सके रात दिन एक कर दीजिए। शांति वाजपेयी उनको, चंद्रकला देवी जी बहन आप अपना स्कोर नहीं बताई, चंद्रकला देवी जी बहन अपना स्कोर क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, बताइए क्या दिक्कत थी आपको, कोई परेशानी, कोई समस्या, अपना स्कोर बताइए। आप अपना स्कोर बताइए। आप तो सब क्वेश्चन का आंसर जब दे रही हैं तो स्कोर बताने में क्या दिक्कत है। कान ऐठ के एक दिन लगा देंगे आपको, समझ रही हैं, कान ऐठ के आपको लगा देंगे बहन, तो आप कहेंगे सर हमको मार दिए ना, कान तो हमारा टूट गया। तो कान टूट गया तो फिर वो सीधा नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। इनका तो कान मैं काट लूंगा भाई, संगीता पटेल जी का जिस दिन इनका कम हो गया ना, 90 नंबर से जिस दिन कम नंबर लेकर आ जाए तो इनका कान उस दिन कट जाएगा, बिना कान के हो जाएंगी, ठीक ना। तो चलिए बहन, इतना ही कुछ कहना था आप लोगों से, कुछ और समय आप लोगों का ले लेता हूँ। देखिए क्या करना है बहन, बीच में क्लास में आप लोगों को बताया था ना, क्लास आप लोग लिखिएगा, क्लास नंबर 177। क्लास नंबर 177 में आप लोग सही कर लिए तो इसको 77 कर दीजिएगा, हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद 178 रहेगा, क्लास 179 रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्लास आप लोगों के रहेगा 180 रहेगा। तो जिस क्लास को आप लोग पढ़ लिए उस तरह से टिक कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से टिक करते चलिए कि हम लोग इस क्लास को पढ़ लिए। एक काम, अगर इस क्लास में आप लोगों को मान लीजिए कि जो क्वेश्चन गलत हुए, मान लीजिए किसी का 4 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ, किसी का 21 नंबर, किसी का मान लीजिए कि 99 नंबर, किसी का 80 नंबर, तो जो क्वेश्चन आप लोग के गलत हुए हैं उसको अपने कॉपी में, नोट्स वाली कॉपी में लिखिएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन को क्लास नंबर इससे हमको देखना है, हमारे गलत हुए थे। तो क्लास नंबर डाल करके बस क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। इससे आप लोगों का बहन क्या हो जाएगा कि आप लोगों को जब रिवीजन करना होगा 7 या 8 तारीख को आप रिवीजन मारिएगा, उस दिन आप लोग फर्राटा रिवीजन मारिएगा। ये नहीं कि पूरा मार नहीं पाएंगे आप लोग रिवीजन, 100 घंटा से हम लोग बेसी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग सोचिए कि आप लोग उतना हम लोग तो कर नहीं पाएंगे। तो कोई 100 घंटा 50 घंटा थोड़ा पड़ेगा, 24 घंटे का दिन होता है, तो उतना नहीं हो पाएगा। तो जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, मान लीजिए 100 में आप लोगों के किसी का बहन का 10 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 10 क्वेश्चन ही आपको देखना होगा ना। 90 क्वेश्चन तो आपके सही है ना, तो 90 क्वेश्चन जब सही है, 80 क्वेश्चन सही है, तो 20 क्वेश्चन देखना होगा ना। तो 2.5 की स्पीड लगा करके आप देख लेंगी तो आपका एक फर्राटा रिवीजन हो जाएगा। पीछे की क्लासें बहन खूब आप लोग रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। मैं आप लोगों को डेली क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी रात को क्वेश्चन बनाता हूँ बहन, पूरा बैठ के आप लोगों को क्वेश्चन बनाता रहता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे भी नींद नहीं आ रही है कि मेरी बहन किसी तरह से पास हो जाए। तो आप लोग बहन खूब मेहनत कीजिए, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ अगर आप लोग उतना मेहनत कर देती तो कोई माई का लाल धरती पर पैदे नहीं है कि जो आप लोगों को पास होने से, एग्जाम करेक्ट करने से रोक दे, ठीक ना। तो खूब मेहनत कीजिए, कितना हो भी घर का काम है थोड़ा भाई लड़ झगड़ करके, चाहे जैसे भी एडजस्ट करके आप लोग पढ़िए ना। काम तो भाई घर वालों को ये नहीं है कि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, उन लोगों को काम चाहिए, सुबह चाय चाहिए तो ये चाहिए वो चाहिए, काम की जरिए क्या बताऊँ। हम तो रहते तो कम कर देते हैं, कन्वे उखाड़ लेते हैं, समझ में आ जाता है। चलिए बहन, और कुछ नहीं करना था।
आप लोग खूब पढ़ाई कीजिए, अपना स्कोर बताइएगा सभी बने ना, अपना स्कोर बताइएगा। और ये बताइएगा कि ये क्लास जो आप लोगों को लगी कि सर इस पे हम लोग तो 1 घंटे कितने 30 मिनट की 31 मिनट में ख़त्म कर लिए ना, तो ये आप लोगों को जो स्पीड लग रही है बहन, स्पीड आप लोगों को दिक्कत कर रही है क्या? आप लोगों को फास्ट चलने में दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए बहन आप लोगों को ना, अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा। 1 से 1.5 घंटे में हम लोग रिवीजन, 1 से 1.5 घंटे यानी 1 घंटे 31 मिनट में हम लोग लमसम 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। क्या आप लोगों को ठीक लग रहा है कि नहीं सर 1 घंटे 31 मिनट 30 मिनट में हम लोग कर ले रहे हैं, तो हम लोग का सही है 100 क्वेश्चन ना। तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा, पीछे क्लास से रिवीजन कर लीजिए। और एक क्या काम करना है भाई कि 31 दिसंबर तक ना, 31 दिसंबर तक सभी बहनों को मैराथन वाली जितनी क्लास हैं उसको रिवीजन कर डालिएगा। मैराथन वाली क्लास को रिवीजन कर डालिएगा 31 दिसंबर तक सभी बहनें। पीछे 105 तक की क्लासें को रिवीजन करते रहिए, जितना टाइम मिले उतना रिवीजन कीजिए। मैं बार बार सिखा रहा हूँ बहन, जितना टाइम हो सके उतना रिवीजन कीजिए। और देखिए मैं कितना इसमें करा दिया हूँ, 16 17 ना, 16 हमको लग रहा है कि 16 नंबर था ना, 16 नंबर, ठीक 16 नंबर हम लोग मैराथन कर चुके हैं। 17 नंबर का मैराथन होगा, यानी कि 1700 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 100 क्वेश्चन का 1700 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो 1700 क्वेश्चन के लोग पढ़ डालिएगा आप लोग, 1 से 1.5 घंटे 2.5 का स्पीड लगाइए, 2.25 का स्पीड लगाइए, उसको कर डालिए। जो क्लासेस छूटी है संगीता पटेल जी बहन आपकी, उसको कर डालिए। अपने हेल्थ पर स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, संगीता पटेल जी बहन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। जो क्लासेस छूटी है उसको करते रहिए, पीछे नहीं हटना है बहन एकदम। आप लापरवाही किसी का भी नहीं चलेगा भाई, आप लोग इस समय लापरवाही कर देंगे बहन, आता हुआ सब कुछ होपलेस हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएगा। मेरे ऊपर विश्वास कीजिएगा कि आप सर क्वेश्चन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, मैं बन क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा। मेरे ऊपर विश्वास कीजिएगा, मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा उतना कि जितना आप लोगों को एग्जाम में पास हो जाए। मेरे ऊपर विश्वास करके चलिएगा। जिन भी बहन को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, जिस भी बहन को अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है कि सर आप कितना क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे कि हम लोग पास हो जाएं, क्या लिख करके लाते हैं, टाइप करके लाते हैं, कहाँ से हो पाएगा। हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे जाते पढ़ते तो वहाँ पे स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाता है, 50 क्वेश्चन 1.5 घंटे में कराया जाता है, तो वही सर हम लोग कर लेते तो हम लोग को अच्छा होता। तो आप लोगों को जहाँ जाना होगा बहन चले जाइएगा, लेकिन रिवीजन कीजिएगा। हमारी क्लास नहीं पसंद आ रही कोई बात नहीं, जिसको पसंद आ रही है वो रुके, और जिसको विश्वास है वो रुके। मैं क्वेश्चन दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। लेकिन 10 दिसंबर तक सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ डालिए। 10 दिसंबर तक जितना भी मैं मैराथन किया हूँ सबका रिवीजन होना चाहिए, सभी बहनों का मैराथन, ठीक ना, मैराथन रिवीजन होना चाहिए। हो सके तो संभवतः 10 दिसंबर के यानी 1 जनवरी से कुछ आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा मिल सकता है संभवतः ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं डेली नहीं बताता हूँ, इतना बता दिया, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 10 दिसंबर का डेट रखा हूँ तो क्यों रखा हूँ। अरे 31 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर का डेट रखा गया है तो क्यों रखा गया है। इसके पहले मैं 10 दिसंबर का डेट रखा था कि 10 दिसंबर तक सभी क्लासें पढ़ डालिएगा, क्वेश्चन क्या है बढ़ सकते हैं। और इस बार भी क्वेश्चन भाई बढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं लगा हूँ क्वेश्चन तैयार करने में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बहन मैं क्लास को समाप्त करता हूँ, आप लोगों का बहुत समय ले लिया। अगर आप लोग तो कुछ बहन आप कहेंगे कि बहुत बकवास करते हैं, वो कमेंट आएगा हमारे में कि आप बकवास करते हैं। देखेंगे आप लोग 177 नंबर क्लास में और जा करके 40 नंबर और इस नंबर क्लास में कमेंट कर देंगे कि सर बहुत बकवास करते हैं, क्या इसमें पढ़ा जाए, ठीक ना। तो इस इतना भी आप लोग कर देती हैं। चलिए बहन अगर आप लोग को बकवास लगेगा तो बकवास लिख दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं भाई, तब तो अच्छे लिखिएगा। बहन अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको शेयर भी कीजिएगा ना। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो बहुत एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर आपकी क्लास हमको अच्छी लगी या नहीं लगी, ये कमियां हैं वो बताइएगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो बहुत एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के प्यारे से कमेंट का मुझे भी इंतजार रहता है कि हमारी बहनों को हमारी क्लास पसंद आ रही है। तो आप लोगों को पसंद आई होगी बहन तो बताइएगा, जैसा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए बहन इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। बहन आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहनों, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा जरूर से। मिलते हैं बहन ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहन जय हिंद जय भारत।